तो बच्चों आज जो है डे 19 है थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर का पार्ट थर्ड। टॉपिक से एक बार पढ़ के जो है हम लोग देख लेते हैं। एनर्जी एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, हीट ट्रांसफर के तीन मोड, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, स्टेडी स्टेट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, हीट फ्लो इक्वेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन फॉर के, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आज शुरू करते हैं एनर्जी एक्सप्रेशन से। प्रेशर का एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पे इसी चीज को लिख सकते हैं हम mc² बार और अपॉन में भी। और एनर्जी के लिए आप जानते हो हाफ mc² होता है, तो mc² बराबर आप लिख सकते हो 2 × E। तो ये 2E अपॉन V हो जाएगा। तो P बराबर 2/3 E अपॉन V। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, आप इसको एनर्जी डेंसिटी का भी नाम दे सकते हैं। तो दिस इज P इक्वल टू 2/3 ED। ED का मतलब एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगला टर्म हम लोग का है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसको हम लोग बहुत समय से, पिछले कम से कम 6-7 लेक्चर से हम लोग जो है इलास्टिसिटी से जो है मामला डिग्री ऑफ फ्रीडम का आ रहा है। इसकी डेफिनेशन समझे कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी को एक्सप्लेन करने के मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज, ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते जिससे हम किसी भी सिस्टम की एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको नाम देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक गैस अगर है तो यहाँ पे मोशन जो पॉसिबल होता है वो सिर्फ होता है ट्रांसलेशनल, और ट्रांसलेशनल एनर्जी जो होती है वो हाफ mv²। तो इसको आप लिख सकते हो हाफ mvx², हाफ mvy², हाफ mvz²। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। डाई एटॉमिक अगर ये गैस है तो यहाँ पे मोशन जो आएगा वो ट्रांसलेशनल आएगा और रोटेशनल आएगा। तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये तो ट्रांसलेशनल के नाम पे पूरा का पूरा रहेगा ही रहेगा, और रोटेशनल के नाम पे और आ जाएगा हाफ Ix ω², हाफ Iy ω²। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगी। ट्राई एटॉमिक अगर ये गैस है तो यहाँ पे मोशन जो संभव होंगे वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, और इस तरह से ये ट्रांसलेशनल वाला ब्रैकेट जरूर रहेगा, रोटेशनल वाला रहेगा, और वाइब्रेशनल वाला ब्रैकेट यहाँ पे लिख रहे हैं हाफ kr² प्लस हाफ μv²। ये हमेशा रहता है और ये कभी कभी प्रेजेंट होता है। तो इस म्यू को हम नाम देते हैं रेड्यूस्ड मास, और ये बराबर होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ध्यान रहे बात कि ट्राई एटॉमिक में 3 ट्रांसलेशनल होंगे, 2 रोटेशनल होंगे, और यूजुअली 1 वाइब्रेशनल होगा। एक्सेप्शनली 2 वाइब्रेशन के हो जाएंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी समटाइम्स 6, समटाइम्स 7। अगली बात आती है हमारे पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसका कहना है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसका कहना है कि एनर्जी पर मोल, एनर्जी ऑफ ए गैस, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वली डिवाइडेड अमंग इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। बराबर बराबर एनर्जी का बंटवारा होता है। तो कहा जाए कि पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होती है वो हाफ RT होती है। एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हाफ KT होती है। अब बात को और आगे कहा जाए, एनर्जी पर मोल एंड हैविंग F डिग्री ऑफ फ्रीडम आर गिवन एज हाफ FRT। इस तरह से U मोनो हो जाएगा 3/2 RT। ध्यान रहे यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी है। U डाई जो है वो 5/2 RT। इसमें ध्यान रहे कि 3/2 RT ट्रांसलेशनल है, 2/2 RT रोटेशनल है।
यू ट्राई जो है वो 3RT है, इसमें 3/2 यानी कि 1.5RT ट्रांसलेशनल है, 2.5RT ये क्या है, रोटेशनल, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हो चुका है क्या चीज, कहेंगे 5/2RT, 6/2RT, 3RT हो गया है। तो इसमें इतना हो जाएगा ट्रांसलेशनल, इतना हो जाएगा रोटेशनल, हाफ FRT, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 3, यहाँ पे, और ये देख सकते हैं कि यू ट्राई जो है ट्वाइस ऑफ यू मोनो है। तो इसमें जो है इतना पार्ट है इसका, इतना पार्ट है इसका, और बाकी का पार्ट जो आएगा वो क्या होगा, वाइब्रेशनल का, हाफ RT। ये बात हुई हमारे पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की। आगे हम लोग बात करते हैं मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड की। मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, और ये इसका कहना है कि ये हमारे पास कोई एक्सिस हो गई, ये x है, ये y है, ये हो जाएगा c, और ये हो जाएगा MC, और ये ग्राफ ऐसा है। सबसे पहली बात इस ग्राफ के बारे में कि ये ग्राफ एसिमेट्रिक है। जिस अंदाज से ये कर्व उठा है ऊपर को, उस अंदाज से ये कर्व नीचे गिरा नहीं है। तो कर्व इज एसिमेट्रिक, ध्यान रखने वाली बात है। अगली बात जो आएगी वो ये है कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए स्पीड शो कर रहा है। ये NC मैक्सिमम के लिए कह रहा है। NC मैक्सिमम है तो ये स्पीड CP हो जाएगी। अगली बात आएगी ये पार्ट जो है, ये जो शेडेड रीजन है, ये दो पार्ट के बीच में स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कर्व जो है ओरिजिन से शुरू हुआ है। इसका मतलब हो गया कि एट O C बराबर 0 है एंड NC बराबर 0 है। इसका मतलब ये हो गया ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या 0 है जिनकी स्पीड 0 है। इसका दूसरा मतलब हो गया कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो कि रेस्ट में है। ये हमको एक बात और सिखाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल, एलिमेंट्री जो है, जो कि इस कॉस्मोस का एक पार्ट है, कभी भी रेस्ट में नहीं रहता। सारी की सारी चीजें जितनी भी नेचुरल हैं हमेशा मोशन में रहती है। एक और बात करनी थी, यहाँ पे इन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड बहुत ज्यादा है और इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड बहुत कम है, जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत कम है। ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत कम है जिनकी स्पीड या तो बहुत कम या बहुत ज्यादा है। यानी कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से, और अगर नहीं कर पा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से तो उसके लेफ्ट या राइट यानी कि थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा से मूव कर रहे हैं। बात हम लोग के पास आएगी हीट ट्रांसफर की। कहा जाएगा हीट ट्रांसफर के लिए कहा जाएगा कि मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन अ मीडियम इज कॉल्ड एज हीट ट्रांसफर। कंडक्शन जो प्रोसेस है, देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शन जो प्रोसेस है ये सॉलिड्स में होता है और हाईली डेंस लिक्विड्स में होता है। यहाँ की खूबी होती है स्टेडी स्टेट पाया जाना और टेम्परेचर ग्रेडियंट पाया जाना। स्टेडी स्टेट की बात हम लोग यहीं पे सीखेंगे। मान लिया जाए कि ये एक हमारे पास रॉड है, ये इसके 3 इंटरफेस हैं, ये हीट का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर T1, T2, T3 है। हम सब लोग जानते हैं कि T1 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T3।
1 मिनट की हीटिंग के बाद कुछ ऐसा हुआ है, 2 मिनट की हीटिंग के बाद थोड़ा और बदल जाएगा, 10 मिनट की हीटिंग के बाद कुछ और बदल जाएगा। क्या हमेशा ऐसा होता रहेगा? कहेंगे ना, ऐसा एक समय आएगा जबकि जिस रेट से हीट अंदर इनपुट होगी उसी रेट से हीट आउटपुट होगी, इनका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। उसी स्थिति को हम नाम देते हैं स्टेडी स्टेट का। ये कंडक्शन प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो एट just produce the position when temperature of the interfaces of a body become constant but not equal to one another is called as steady state। यहीं से लगी हुई बात हम आपसे टेम्परेचर ग्रेडियंट की भी करना चाहेंगे। टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ये θ1 हो गया, θ2 हो गया, θ1 ग्रेटर देन θ2 हो गया, ये डेल्टा x हो गया, ये Tg हो गया, θ2 माइनस θ1 अपॉन डेल्टा x, या इसको माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x कह देंगे। ये Tg का मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट है, और ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि हमारा मोशन जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मूवमेंट का जो रास्ता है, जो दिशा है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हो जा रहा है, यानी कि हम टेम्परेचर का लॉस कर रहे हैं। एक और बात करेंगे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट हमको बताता है कि अंदर ठंडे मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा मात्रा में पड़े हुए हैं। किसी जगह पे मान लीजिए कि ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर है और हॉट एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीमीटर है। इसका मतलब हो गया कि जब हम 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो हमको जो टेम्परेचर मिलेगा वो 98 मिलेगा। किसी दूसरी रॉड में यही वैल्यू अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर है तो ये बताएगा कि 1 सेंटीमीटर चलने में नुकसान होगा 20 का। अगर इनिशियल टेम्परेचर 100 है तो अब 1 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल बैठे हुए हैं उनका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Tg गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये बात हुई हमारे पास कंडक्शन प्रोसेस के लिए। कन्वेक्शन प्रोसेस के लिए ध्यान रखें कि ये जो होता है, ये सॉलिड में और हाईली डेंस लिक्विड में, ये लो डेंस लिक्विड्स में एंड गैसेस में। रेडिएशन जो प्रोसेस है, इसको मीडियम की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। वैक्यूम में ये सबसे तेज चलते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, सारे के सारे फेनोमेना ये शो करते हैं। कन्वेक्शन इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। ये 2 तरीके के होते हैं, एक नेचुरल कन्वेक्शन, एक फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन की दिशा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर या हाई डेंसिटी रीजन टू लो डेंसिटी रीजन होगा। फोर्स्ड कन्वेक्शन की कोई दिशा नहीं होती है। एग्जॉस्ट फैन, सिंपल फैन, एसी, इनकी जो आउटलेट की जो दिशा होगी वही कन्वेक्शन की दिशा। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का मोशन होता है थ्रू डिफरेंट आर्टरीज एंड ड्यू टू हार्ट होता है, ये भी एग्जाम्पल फोर्स्ड कन्वेक्शन का है, क्योंकि यहाँ पे कोई हाई प्रेशर और लो प्रेशर और कोई दिशात्मक, कोई वेक्टोरियल प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए इनको फोर्स्ड कन्वेक्शन में रखा जाता है। ये बातें हुई हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की। अब हमारे पास आती है बात हीट फ्लो इक्वेशन के लिए और कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस के लिए। हीट फ्लो इक्वेशन का कहना क्या है, कैसे ये इक्वेशन बनाई जा सकती है। ये हमसे कोई सवाल पूछे, कहेंगे किसी सिस्टम को आप ज्यादा से ज्यादा हीट देना है, किन किन रास्तों पे आप गौर करेंगे। कहेंगे सबसे पहली बात dq प्रोपोर्शनल टू a होगा। ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। dq प्रोपोर्शनल टू dt हो गया, जितना ज्यादा टाइम तक के करेंगे। और ये भी बात देखनी होगी कि अंदर हम हीट देना तो चाहते हैं, लेकिन क्या अंदर हीट लेने की इच्छा भी है या नहीं, ये कौन तय करेगा। कहेंगे ये तय करेगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो dq प्रोपोर्शनल टू tg भी हो जाएगा। इन सबको कंबाइन कर दिया जाए
तो ये A इंटू टी जी इंटू डी टी हो जाएगा। एक कांस्टेंट लगाना होगा तो ये के ए हो गया माइनस का डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी टी हो गया। माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि यह जस्टिफाइड नहीं होगा। जस्टिफाइड तभी होगा जब हम बॉडी को गर्म करके हीटअप करके किसी ठंडे एटमॉस्फेयर में रख दें और ये हीट का लॉस करना शुरू कर दें। इस समय तो सिस्टम को हीट का फायदा हो रहा है, इसलिए माइनस साइन कतई जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा, तो नेगेटिव साइन छोड़ देना चाहिए। तो डी क्यू बराबर हो जाएगा के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी टी। यहाँ पे ये हीट है, ट्रांसफरेबल फिजिकल क्वांटिटी मान सकते हैं। आप चाहें तो इसको थर्मल चार्ज का भी नाम दे सकते हैं, थर्मल चार्ज का नाम दे सकते हैं। चार्ज से बाद आपको याद आनी चाहिए, आपने बहुत पढ़ा हुआ है I बराबर Q अपॉन टी। यहाँ पे अगर मैं इसको डी क्यू अपॉन डी टी कर देता हूँ तो ये के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ थर्मल चार्ज हो जाएगा। तो ये थर्मल करंट हो जाएगा, ये थर्मल करंट हो जाएगा। ये I की तुलना H से हो गई। अब आगे की हम जरा बात करना चाहते हैं। यहाँ पे डेल्टा थीटा अपॉन H बराबर डेल्टा एक्स अपॉन के करना चाहते हैं। अब जरा आप इलेक्ट्रो में पढ़ा हुआ ओम्स लॉ याद करें। R बराबर V अपॉन I होता है। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और इसका यूज क्या है? कहेंगे विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट नहीं फ्लो कर सकता, कहेंगे विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस का थर्मल करंट नहीं फ्लो कर सकता, यानी कि ये R हो गया। इसको आप चाहें तो थर्मल ओम्स लॉ का भी नाम दे सकते हैं। और अगर याद हो तो R बराबर रो L अपॉन A या L अपॉन सिग्मा A। यहाँ पे ये चीज थी क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये K है थर्मल कंडक्टिविटी। और ये R के बारे में कहा जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की एक ही परिभाषा होती रही है, एक ही होती रहेगी कि ऐसा गुण जिससे कि बहती हुई किसी भी चीज में के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा किया जाए, नाम देते हैं इसको हम रेजिस्टेंस का। इलेक्ट्रिक करंट है तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, थर्मल करंट है तो ये थर्मल रेजिस्टेंस है। तो R बराबर डेल्टा थीटा अपॉन H वाली बात आई है। यहीं पे कॉम्बिनेशन फॉर R की भी आप बात कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर R। और मैंने कहा आपसे कि याद रखना चाहिए आपको R बराबर डेल्टा थीटा अपॉन H। ये सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ टेम्परेचर। ये एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये कॉम्बिनेशन के नाम पे सीरीज हो गया। ये डेल्टा थीटा हो गया, ये डेल्टा थीटा 1, ये डेल्टा थीटा 2 हो गया। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2। H यहाँ और H यहाँ पे सेम ही रहेगा। R1 H है, R2 H है, ये RS H है। तो RS बराबर R1 प्लस R2, यानी कि जैसा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में होता था वैसे थर्मल रेजिस्टेंस में भी हो गया। वहां भी सीरीज में R1 प्लस R2 होता था, यहाँ भी हो गया। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, और इनकी पहचान क्या होगी? कहेंगे सीरीज पैरेलल की एक ही परिभाषा हमेशा होती रही है। अगर बहने वाली फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, हर जगह पे एक समान है, तो ये सीरीज है। और कोई भी चीज अपने आप बिना किसी कारण के चलती नहीं है, फ्लो नहीं करती। तो कोई ना कोई पीछे कारण होता है, कभी कभी वो कारण दिखता है, कभी कभी वो कारण दिखता नहीं है। तो अगर वो कारण कांस्टेंट है तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है। इस तरीके से ये हमारे पास एक सोर्स हो गया। हमने यहाँ पे फिर से जो है एक ब्लॉक लगाया, R1 R2 R1 R2, और ये बहने वाली करंट हो गई H। यहाँ पे दो रास्ते H1 और H2।
ये डेल्टा थीटा है, यहाँ भी डेल्टा थीटा, यहाँ भी डेल्टा थीटा, तो कहेंगे H बराबर आप कर लें H1 प्लस H2 और H बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन R, तो ये डेल्टा थीटा अपॉन R1, डेल्टा थीटा अपॉन R2, ये डेल्टा थीटा अपॉन RP, 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 is the expression for resistance in पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर इसी में आपसे K R बराबर अभी आपने पढ़ा एक्सप्रेशन L अपॉन के या डेल्टा X अपॉन के कहा है, तो R बराबर ये L अपॉन के कह दिया गया है, कॉम्बिनेशन फॉर K वाली बात आ रही है। अब सवाल ये है, साफ साफ दिख रहा है ये दोनों उल्टे उल्टे पड़े हुए हैं, इनवर्स के साथ में चल रहे हैं, तो रिलेशन तो उल्टा आना चाहिए, ये बात समझ में आती है। लेकिन जरा देखते हैं कि ये अगर ऐसे रखा गया है, एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, ये थीटा 1 है, थीटा 2 है, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है, और यहाँ पे L और A के बारे में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें। L इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय करंट इनसाइड द कंडक्टर, A एरिया ऑफ पियर्स है, कितना एरिया भेदते हुए करंट अंदर एंटर कर रही है। ये L हो गया, ये L हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और A हो गया। यहाँ पे कहा गया ये K1 है, ये K2 है। तो सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि कॉम्बिनेशन कौन सा है। कहेंगे ये सीरीज है, R बराबर R1 प्लस R2। तो इसके लिए आप कैसे लिखोगे, कहेंगे L अपॉन K1A। इसके लिए कैसे लिखोगे, L अपॉन K2A। पूरे के लिए कैसे लिखोगे, कहेंगे 2L अपॉन KA हो जाएगा, तो 2 अपॉन K बराबर 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 हो जाएगा। ये हमको दिखाई पड़ा सीरीज में दो ब्लॉक्स लगे हुए, सीरीज में दो ब्लॉक्स लगे हुए, और पैरेलल में अगर इसी तरीके से लगा दिया जाए, एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, थीटा 1 है, थीटा 2 है, ये K1 है, ये K2 है, ये L है। कहेंगे अब की बार जो करंट आएगी वो दो पार्ट में बढ़ जाएगी, तो कॉम्बिनेशन आपका हो गया ये पैरेलल का। एरिया A, एरिया A ही रखा गया, ऐसा रखा गया। R1 के नाम पे हो गया L अपॉन K1A, L अपॉन K2A। ये लंबाई पूरे के लिए भी L ही रहेगी, और ये K इंटू 2K हो जाएगा, 2K बराबर K1 प्लस K2 हो जाएगा। सो दिस इज कॉम्बिनेशन फॉर K। अब यहाँ पे दो चीजें और आपको यहाँ पे देख लेनी चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कहना है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर या रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो डी थीटा अपॉन डी टी कहते हैं प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। ध्यान रहे ये रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर है, तो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ऐसा आ जाएगा। ग्राफिकल बातें अगर आपको करनी हो तो डी थीटा अपॉन डी टी की अगर आप बात कर रहे हैं, ये एक्स वाई हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी हो गया, थीटा माइनस थीटा 0 हो गया, माइनस साइन आ रहा है, ग्राफ ऐसा आ जाएगा। एक्स हो गया, वाई हो गया, मॉडुलस का डी थीटा अपॉन डी टी हो गया, थीटा माइनस थीटा नॉट हो गया, ग्राफ ऐसा आ जाएगा। इसी को जरा हमें डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा 0 बराबर माइनस का जेड डी टी कर देते हैं। लॉग थीटा माइनस थीटा 0 बराबर माइनस का जेड टी कर देते हैं। फिर आप यहाँ पे दो ग्राफ और देख सकते हैं, वो यहाँ बना कर दिखाता हूँ आपको। ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लॉग थीटा माइनस थीटा 0, और ये टी हो गया, कहेंगे ग्राफ ऐसा आ गया क्योंकि साइन माइनस लगा हुआ। और फिर से अगर यही ग्राफ मॉडुलस के फॉर्म में आया है, लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट मॉडुलस है, टी है, ग्राफ ऐसा चला जाएगा।
इसको अगर आप चाहें तो थीटा माइनस थीटा नॉट बराबर ई की पावर माइनस ZT कर देते हैं। ये ई एक्सपोनेंशियल है, माइनस टाइम माइनस बता रहा है, नेगेटिव लॉस है, तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा एक्स वाई थीटा माइनस थीटा 0 t एंड दिस ग्राफ इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। यहाँ पे मैथमेटिकल एस्पेक्ट के लिए आपसे एक बात और करनी होगी, जो कि इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बार सवाल आने का दावा करता है। कहता है सवाल कि T1 टाइम में बॉडी का टेम्परेचर थीटा 1 से थीटा 2 हो गया है, T2 टाइम में थीटा 3 से थीटा 4 हो गया है, सराउंडिंग टेम्परेचर ऐसा था। इसका एक्सप्रेशन बनाइए। तो यहाँ पे कहना ये था कि बॉडी का ये टेम्परेचर थीटा शो कर रहा है, यहाँ पे बॉडी का जो टेम्परेचर आएगा उसको ऐसे लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। अब यहाँ पे हम इसको बना दें, इसका रेशियो फॉर्मूला बना देते हैं, डी थीटा अपॉन T1। डी थीटा से मतलब क्या हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन T1, थीटा 3 माइनस थीटा 4 अपॉन T2 बराबर थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट, थीटा 3 प्लस थीटा 4 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट आइडिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, न्यूमेरिकल यहाँ पे कई बार पूछा गया है। कूलिंग से एक बात और आती है यहाँ पे, और वो है कि रेट ऑफ कूलिंग एंड रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर एक ही चीज है, एंड रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट अलग चीज है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट अलग चीज, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर अलग चीज है। अगली बात यहाँ पे आएगी स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी के बारे में समझ लिया जाए, ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाले सारे के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है। इसकी एब्जॉर्प्शन जो पावर होती है वो 100% होती है। तो इस तरीके से इसके स्पेक्ट्रम की जब बात की जाती है तो बात यहाँ पे ऐसे आती है कि ये तीन चीजों के बीच में ग्राफ खींचता है। ये हो गया आपका E, ये हो गया, और यहाँ पे टेम्परेचर भी आएगा। एक पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट आएगा, T3, T2, T1 है। समझा जाए यहाँ पे T3 की वैल्यू ज़्यादा है T2 से, ज़्यादा है T1 से। ये एक बात होगी। एक और बात, अगर हम टेम्परेचर आधा कर दें तो ग्राफ आएगा या नहीं आएगा? कहीं बिल्कुल आएगा, इसके नीचे आ जाएगा। T3 से ज़्यादा कर दें, कहेंगे इसके ऊपर आ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर संभव है तो ग्राफ भी संभव है, और अगर ग्राफ संभव है तो इसका मतलब एक और बात हो गई कि हर पॉसिबल टेम्परेचर पे हर बॉडी रेडिएशन का एमिशन भी करता है और एब्जॉर्प्शन भी करता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में एमिशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस की विजिबिलिटी न होती, दिखाई न पड़ती। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लैम्डा मैक्सिमम है, ये लैम्डा मैक्सिमम, ये लैम्डा मैक्सिमम। ये लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये वो लैम्डा है जो कि मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है। इसका साफ कहना है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता गया बॉडी का, वैसे वैसे ये पॉइंट शिफ्ट करता गया टुवर्ड्स ओरिजिन। लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। लैम्डा एम बराबर बी अपॉन टी, लैम्डा एम टी बराबर बी। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, और बी वीन्स कांस्टेंट है 2.89 × 10⁻³ मीटर × केल्विन।
अगर इसका ग्राफ खींचना चाहते हो तो ग्राफ भी खींच सकते हैं। ये लैम्डा m हो गया, ये y एक्सिस, x एक्सिस, ये t, और ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। यहाँ पे एक और बात समझी जाए कि अगर ये टेम्परेचर इफ T2 बिकम्स ट्वाइस ऑफ T1, तो ये जो एनर्जी होगी ये E बराबर सिग्मा टी की पावर 4, E बराबर सिग्मा टी की पावर 4 बता रहा है कि टेम्परेचर डबल होगा तो एनर्जी डबल, एनर्जी 16 टाइम्स हो जाएगी। तो E2 बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ E1। तो ये जो घिरा हुआ एरिया होता है ये एनर्जी के बारे में ही बताता है। तो ये एनर्जी, ये जो घिरा हुआ एरिया है ये 16 टाइम्स हो जाएगा। ये बात हुई हम लोग की स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। इस तरह हम लोगों ने हीट वाला पार्ट आज फिनिश किया है एंड टुडेज डे 19। उम्मीद है आप लोग खूब इसका फायदा उठा रहे होंगे। यही इन वीडियोस का पर्पस है। ऐसा होता है तो ये काम सक्सेसफुल होता है। इन्हीं सब बातों से के साथ में ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।